Success is the platform where you get the success in an easiest way. मैं हूं निखिल गोयल, एक बार फिर से आज आप सभी के बीच लाया हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्दर टॉपिक्स पीएच, हार्डनेस, क्लोराइड कंटेंट अगर वहां तक पहुंच सके तो ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बता दिया था डिसॉल्व सॉलिड के बारे में और अल्कालिनिटी के बारे में। आई होप पढ़ा होगा, अच्छे से कर लिया होगा केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स की ही। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच के बारे में। प्यारे दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीएच क्या होता है। पीएच इज कॉल्ड द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस क्या है ये पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, पहले ये समझते हैं। सपोज ये पास एक मेरा बीकर है, इस बीकर के अंदर H पॉजिटिव जो है ये एक ही प्रेजेंट है, एक ही आयन H पॉजिटिव का प्रेजेंट है। इस बीकर के अंदर H पॉजिटिव के 3 आयन या 2 आयन प्रेजेंट है, समझ के चलना। मैं यहां पर पूछ रहा हूं किसकी पीएच ज्यादा है। यार देखना दोनों में से किस में H पॉजिटिव ज्यादा है, इसमें। तो जिस बीकर के अंदर, जिस पार्टिकल के अंदर OH या फिर H पॉजिटिव, OH नेगेटिव या H पॉजिटिव ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, हम कहते हैं कि उसका pH ज्यादा है। तो हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोजन आयंस कुछ भी आप कह सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मुद्दे की बात करूंगा इसमें, और कुछ नहीं बात करनी मुझे। यहां पर बात आती है कि pH काम क्या आती है, pH हमारे ऊपर क्या फर्क डालती है, pH क्या बताती है। इट टेल्स अबाउट एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, ठीक है। इट टेल्स अबाउट एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। कैसे? अगर मेरी पीएच की वैल्यू प्यारे दोस्तों 7 से कम है, अगर किसी भी कंपाउंड की पीएच की वैल्यू 7 से कम है, हमेशा याद रखेंगे ये एसिडिक होता है। अगर किसी कंपाउंड की वैल्यू 7 से ज्यादा है, हमेशा याद रखना ये बेसिक होता है। और अगर किसी भी पीएच की वैल्यू प्यारे दोस्तों ये 7 के बराबर है, हमेशा याद रखोगे ये न्यूट्रल है, ठीक है। पीएच की वैल्यू 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक, और 7 है तो वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है, ठीक है। दूसरी बात, हम नापते कैसे हैं पीएच को, देखते हैं जल्दी से। यहां लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वो ही लिखवा रहा हूं पेपर में, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। मेजर कैसे करते हैं हम अपनी पीएच को। पीएच इज मेजर विद द हेल्प ऑफ 3 चीजें 3 चीजों की वजह से हम लोग मेजर करते हैं। पहली होती है P, जिसको मैं कहता हूं फिनोल्फथाइलिन। दूसरी होती है M, जिसको मैं कहता हूं मिथाइल ऑरेंज। इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं अल्कालिनिटी में। तीसरा अलग आता है, उसको कहते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू। लिख लेते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू, नाम याद है रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P का, अब पीएच की बात आ जाती है भाई। पीएच की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये P जो है ये किस पीएच में काम करता है, बताया था 10 से लेकर 8.3 तक। 10.6 से भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहां से बात आती है, अगर मैं पीएच मिथाइल ऑरेंज की लिखना चाहूं तो मैंने बताई थी 4.5 से या 4.3 से लेकर 2.5 के बीच काम करती है। अभी बात आती है कि ब्रोमोथाइमोल की पीएच कितनी है। ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों, पूछ लेता है पेपर के अंदर। यहां से बात आती है, मैं इसको ब्रोमोथाइमोल को Br से लिख रहा हूं। इस ब्रोमोथाइमोल की पीएच कितनी है दोस्तों, वो है मेरी 6 से लेके, 1 मिनट का वेट करिएगा, 6 से लेके 7.5 तक, ऐसा कर सकते, ठीक है। 6 से लेके 7.5 या 7.6 तक इतनी होती है पीएच, हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करके लिखवा देता हूं इससे रिलेटेड, कि भाई फिनोल्फथाइलिन और मिथाइल ऑरेंज को अगर यूज करते हो तो कैसे करते हो, वो मैं आपको बता चुका हूं, बताया ना। अल्कालिनिटी वाला सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। अभी बात आती है भाई, अगर मैं ब्रोमोथाइमोल को यूज करता हूं तो जो एपरेटस यूज करूंगा, एपरेटस जो मैं यूज करूंगा उस एपरेटस का नाम क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक्वास्कोप। पूछ सकता है जनरली पेपर में, तो याद होना चाहिए अपने को। एक और बात आती है कि आप पीएच जो है वो एक एपरेटस की हेल्प से मेजर कर सकते हो, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर में आप कुछ इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो, उन इलेक्ट्रोड्स को नाम दिया गया है कैलोमल इलेक्ट्रोड्स।
ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स को नाम दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कैलोमल इलेक्ट्रोड्स। ये कैलोमल है। क्यों कैलोमल का यूज करा जाता है ये भी देख लेते हैं। बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू, कैलोमल का यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोनियम आयंस की तरफ। तो लिख लेते हैं जल्दी से, इट इज सेंसिटिव टू हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, इसलिए कैलोमल इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। यहां पर लिमिट आती है कि जो हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितना है। लिख लेते हैं पीएच का एक्सेप्टेबल लिमिट जो है प्यारे दोस्तों वो कितना है, वो है यहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 7.5 के बीच। ठीक है, इतना होना चाहिए। हाँ 6 तो बहुत कम हो गया है यार, 6 नहीं है, यहां पर उल्टा लिख दिया है मैंने 7 से 8.5 के बीच इतनी होनी चाहिए मेरी एक्सेप्टेबल लिमिट। और कभी भी याद रखना रिजेक्शन लिमिट जो है, मतलब जिस लिमिट को आप रिजेक्ट कर दोगे वो कितनी है, कभी भी आपका पीएच जो है दोस्तों वो 6.5 से नहीं होना चाहिए कम, 6.5 से कम कभी नहीं होना चाहिए, 9.2 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इन दो लिमिट्स को आपको याद रखना है, पूछ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए पीएच खत्म हुआ, अब समझते हैं हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा कि हार्डनेस क्या होती है। देखो यार, बड़ी सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूंगा आप लोगों को। गांव में हम लोग सब गए होंगे, गांव का पानी यूज करा होगा, कुएं का पानी यूज करा होगा, बोरिंग का पानी यूज करा होगा हम लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमने देखा है कि वो पानी जो है हमारी साबुन को झाग में नहीं कन्वर्ट करता, देखा है जनरली हम लोगों ने। तो कहने का मतलब है वही पानी जो मेरी साबुन के झाग नहीं बना था उसको कहता हूं हार्ड वाटर। तो लिख लेते हैं द वाटर विच, हार्ड वाटर क्या है, विच डू नॉट फॉर्म लेदर। इस लेदर को हम लोग कहते हैं प्यारे दोस्तों झाग। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अभी बात आती है कि ये हार्डनेस आती क्यों है। ये हार्डनेस आती है मेरी 2-3 चीजों की वजह से। एक होता है कार्बोनेट आयंस की वजह से, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से, सल्फेट की वजह से, क्लोराइड की वजह से, नाइट्रेट की वजह से, नाइट्राइड की वजह से, सल्फाइड की वजह से एंड सो ऑन। बहुत अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखना जो है वो मेन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो यही है। मेन ये 4 है, बाकी माइनर है, तो मैं इनको नेग्लेक्ट कर दूंगा और इनको एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि इनकी जो हार्डनेस कॉजिंग टेंडेंसी है वो बहुत कम है। ठीक है, तो बस इन 4 को ही पढ़ते हैं। अब इस हार्डनेस को ये तो मैंने देख लिया किस वजह से आती है, वेरियस केटायंस एंड अनायंस प्रेजेंट इन द वाटर कॉजेज हार्ड वाटर। ठीक है, एक और बात आती है कि ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। एक होती है मेरी टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है मेरी परमानेंट हार्डनेस। इस टेम्परेरी हार्डनेस को एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है कार्बोनेट हार्डनेस, और इसको बोला जाता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्यों ऐसा बोला जाता है? बिकॉज ये जो हार्डनेस होती है टेम्परेरी हार्डनेस, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से फॉर्म होती है। बाकी जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो बाकी सभी की वजह से फॉर्म होती है, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, सल्फाइड। ठीक है, इनकी वजह से नॉन कार्बोनेट और इसकी वजह से कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, कोई क्लियर डाउट तो नहीं होगा यहां पर। अभी बात आती है कि इसको टेम्परेरी नाम क्यों दिया गया है, इसको ही पढ़ते हैं जल्दी से। टेम्परेरी हार्डनेस दोस्तों इसको इसी वजह से बोला गया है क्योंकि ये टेम्परेरी होती है, जल्दी से खराब हो जाती है, हार्डनेस खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है जिस हार्डनेस को पानी के उबालने मात्र से खत्म किया जा सकता है उसको कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो लिखेंगे इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग से मेरी इस हार्डनेस को मैं रिमूव कर सकता हूं। दूसरी बात आती है सिर्फ किस वजह से होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद रखना है
कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बायकार्बोनेट और कार्बोनेट की वजह से मेरा ये फॉर्म होता है। तो मैं कह रहा था कि कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट आयंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से मेरा टेम्परेरी हार्डनेस होता है, और जब मैं इसको बॉईल करता हूँ ना फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है, जरा कुछ रिएक्शंस है उनको ध्यान रखते हैं। जैसे कि आपके पास है कैल्शियम बायकार्बोनेट। इस कैल्शियम बायकार्बोनेट को प्यारे दोस्तों जब आप हीट करेंगे तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर मेरे को लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिडिफाई होके नीचे बैठ जाएगा लिक्विड के अंदर। जब ये नीचे बैठ जाएगा तो मेरे पानी से अलग हो गया है, यानी मेरे पानी की हार्डनेस खत्म हो गई। सिमिलरली आप मैग्नीशियम बायकार्बोनेट को हीट करेंगे जब, तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट बायकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो यहां पर फॉर्म होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करोगे ना तो ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होता। इसको प्रेसिपिटेटेड करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे। इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए प्यारे दोस्तों आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है तो यहां पर क्या फॉर्म होता है, यहां फॉर्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रेसिपिटेट होता है। मेरी बात समझ में आई? ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, गेट लेवल का है थोड़ा सा। ठीक है, मैग्नीशियम बायकार्बोनेट को आप हीट करो, इसमें टूटेगा लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा तो जाके प्रेसिपिटेटेड फॉर्मेशन बनेगी मेरी। ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पर, अगर मेरे पास कैल्शियम बायकार्बोनेट है तो मैं क्या करूँगा, देखो कैल्शियम बायकार्बोनेट है, इसमें आप डायरेक्ट अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को दोस्तों। तो ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखवा रहा हूँ जरा सा, उसको भी देखेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे प्यारे दोस्तों मैग्नीशियम बायकार्बोनेट, तो मैं क्या करता हूँ, वो मैंने शायद लिखवा दी है। ये तीन ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तीन रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। एक नोट करके लिख लेना आप लोग कि 1 मोल ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। लिख लेते हैं जल्दी से नोट करके एक, ये तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से कुछ पूछेगा तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 mole of magnesium carbonate, but 2 mole of calcium hydroxide is required for removal of magnesium bicarbonate. याद रखनी है आपको, अगर आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करना है तो 1 मोल की जरूरत पड़ेगी आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, बट यहां पर अगर मैग्नीशियम बायकार्बोनेट को रिमूव करना है तो आपको 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। कैसे, जरा करके दिखाऊंगे आप लोगों को दोस्तों। हाँ कर देते हैं, चलो। मैग्नीशियम बायकार्बोनेट है मेरे पास, इसमें मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगा, क्या फॉर्म कर देगा, ये मेरा फॉर्म करेगा प्यारे दोस्तों मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम बायकार्बोनेट, ये मेरा ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, फर्दर आप क्या करेंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें फर्दर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ेगा। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर फर्दर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाना पड़ेगा दोस्तों। ये जब जाके मेरा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा जो कि प्रेसिपिटेट होगा। तो 1 मोल और 1 मोल 2 मोल हो गए ना, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होगा। अभी बात आती है यहाँ पर कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। उसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीकों का मैं नाम लिख रहा हूँ, बाकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो तरीके इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं लिखवाऊंगा नहीं, कुछ का नाम लिख देता हूँ बस, और इसमें से कुछ होमवर्क भी दूंगा। आयन एक्सचेंज मेथड बहुत है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जियोलाइट्स के बारे में आपको इससे पढ़ना है, ये होमवर्क है दोस्तों। इस बारे में पढ़ के कमेंट में जरूर मेंशन करना है ताकि मुझे पता लग सके कि आपको पता है। नहीं बता पाओगे तो लिख देना नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज मेथड एक बेस्ट मेथड है हार्डनेस को रिमूव करने का, जो कि होती है परमानेंट हार्डनेस।
परमानेंट हार्डनेस होती किस वजह से है वो मैं सब कुछ लिखवा चुका हूं। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है, इसको आप बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, बात आती है यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हार्डनेस करती क्या है। देखो बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों कि एल्कलिनिटी जो होती है वो क्या करती है। एल्कलिनिटी जो होती है प्यारे दोस्तों ये इंक्रस्टेशन कॉज करती है, और यहां पर एसिडिटी जो होती है ये क्या करती है, कोरोजन कॉज करती है। एक बात का याद रखना, जो हार्डनेस होती है ना ये दोनों कॉज करती है, इंक्रस्टेशन प्लस एसिडिटी। इंक्रस्टेशन और एसिडिटी दोनों कॉज करती है मेरी हार्डनेस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख लो कि नोट करके आप लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से जो हार्डनेस होती है अगर वो 55 mm से ज्यादा है प्यारे दोस्तों तो ये मेरे को लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करती है। मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से जो हार्डनेस होती है वो अगर 55 mm से ज्यादा है तो ये मेरे को लैक्सेटिव इफेक्ट कॉज करती है, मतलब मेरी डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देती है ये। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी बात आती है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, बस ये टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यही खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं आपको, बहुत धीरे चल रहा है अपना कोर्स। ठीक है, अगली बात आती है मेरी यहां से कि मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं इसका। देखिए आपके पास एक सैंपल है, ये एक सैंपल है किसका, हार्ड वाटर का। इस हार्ड वाटर के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों पहले आप मिलाओगे ईबीटी। ईबीटी क्या होता है, ईबीटी इज डिफाइंड एज एरियोक्रोम ब्लैक टी। लिख लेते हैं, एरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, ये आपने मिलाया और आपके सॉल्यूशन का जो कलर है वो अब क्या बन जाएगा, वाइन रेड। अब आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से EDTA मिलाओगे। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। लिख लेते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये आप फॉर्म करोगे, मतलब मिलाओगे। मिलाने के बाद प्यारे दोस्तों आपका जो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से ब्लू में या ब्लैक में। तो अगर ऐसा होता है तो यहां से आपको पता लगता है कि हाँ भाई आपका जो पानी है वो हार्ड वाटर है। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया, दो प्रोसेस है, पहले EBT मिलाया वाइन रेड में चेंज होगा, देन EDTA मिलाओगे तो वो जाकर ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाएगा। इससे मुझे पता लगता है कि मेरा जो पानी है वो हार्ड वाटर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पूछ सकते हैं पेपर के अंदर EBT क्या होता है, EDT क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, हम हार्डनेस को डिनोट कैसे करते हैं मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत कम यूज होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लाऊंगा, थोड़ा सा लिखवा रहा हूं। हार्डनेस को हम लोग मेजर करते हैं, हार्डनेस रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस बारे में डिटेल में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा जब भी समझा दूंगा, अभी नहीं। मैं एक लेक्चर न्यूमेरिकल पर अलग से बनाऊंगा, कुछ अल्कलिनिटी पर है, कुछ इस पर है, तो एक लेक्चर अलग से बना दूंगा न्यूमेरिकल पर। ठीक है, सो जेंटलमैन आपका हार्डनेस यही कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा। इस लेक्चर को हमने थोड़ा छोटा ही बनाया है, पीएच और हार्डनेस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में क्लोराइड करवा दूंगा, नाइट्रोजन करवा दूंगा, सल्फाइड करवा दूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो बचा हुआ है केमिकल क्वालिटी वो जल्दी जल्दी वो करवा दूंगा। पेशेंस रखना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक है, नंबर भी अच्छे खासे आते हैं, गेट हो चाहे मेरा SSC JEE हो। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, देश की सेवा करते रहो। आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस लेक्चर में बनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।